हेलो डियर, अनारसी शॉर्ट स्टोरी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमित कुमार और आज हम नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो नेपोलियन बोनापार्ट के लेखक का नाम एमिल लुडविग है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के एक महान सैन्य नेता और सम्राट थे, जिनका जन्म 1769 में कॉर्सिका में हुआ था। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के बाद तेज़ी से सत्ता हासिल की और 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। नेपोलियन ने यूरोप के कई देशों पर विजय प्राप्त की और प्रशासनिक रूप से नेपोलियन कोड जैसे कई महत्वपूर्ण सुधार किए। हालांकि रूस पर असफल आक्रमण और 1815 की वाटरलू की हार के बाद उनका साम्राज्य खत्म हो गया। उन्हें सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित किया गया, जहां 1821 में उनका निधन हुआ। वे आज भी एक महान योद्धा, रणनीतिकार और प्रभावशाली शासक के रूप में याद किए जाते हैं। ये आपने छोटा सा नेपोलियन बोनापार्ट का सारांश सुना। अब चलिए विस्तार से हम समझते हैं। भाग 1। साल ओढ़े एक नव युवती अंधेरे में टेंट के भीतर बैठी अपने शिशु को स्तनपान करा रही है। उसकी उजली छाती का आधा भाग साल से ढका हुआ है तथा वह दूर से आती शेर की दहाड़ और पेड़ पौधों व पत्तों की खड़खड़ाहट सुन रही है। वह सोच रही है कि क्या इतनी रात तक भी शिकार किया जा रहा है, अथवा यह शीत ऋतु की तूफानी हवा की ध्वनि अथवा पर्वतों से टकराकर लौटने वाली प्रतिध्वनि अथवा चारों ओर से घिरे हुए चीड़ तथा कदम्ब के जंगल से आने वाली सरसराहट भी हो सकती है। वैसे इस जंगल में लोमड़ियों व जंगली वनमानुषों की गुफाएं भी हैं, अतः यह ध्वनि उनका चीखना चिल्लाना भी हो सकती है। वह महिला जिप्सी रोमन जैसी दिखाई देती है। अब उसे घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई देती है और वह सोचती है कि क्या यह वही तो नहीं है जिसने आने का वचन दिया था। यह युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर का स्थान है। कोहरा बढ़ता जा रहा है। टेंट का पर्दा हटते ही शीत ऋतु की रात की सर्द हवा का झोंका भीतर आता है तथा साथ ही एक आदमी प्रवेश करता है। रंगीन वेशभूषा व कनटोप पहने हुए छरहरे शरीर वाला 20-25 वर्ष का वह कुलीन नव युवक एक अधिकारी है। वह बड़ी श्रद्धा से उस महिला का अभिवादन करता है। महिला भी सिर झुकाकर अभिवादन कर उत्तर देती है तथा उसके लिए शराब लाती है। अपने सिर से रुमाल हटाकर तथा अपनी सफ़ेद व कोमल भौं पर किंचित सिलवट लाकर वह उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसके मुस्कुराते अधरों पर एक प्रश्न उभरता है। अंगीठी के धीमे प्रकाश में चमकती कुलीनता की प्रतीक उसकी सुगठित ठोड़ी एवं सुंदर लंबी नासिका वाले उसके मुखमंडल पर राहत के उभरते लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इस पहाड़ी में रहते समय क्षण मात्र को भी अपने से दूर न की गई कटार की मूठ उसकी कमर में चमक रही है।
वह प्राचीन मानव जाति के पुरुषों से कहीं अधिक स्फूर्ति एवं साहस वाली स्त्री है। एक समय शताब्दियों तक पुरुषों की तरह ही महिलाएं भी नेता व योद्धा बनी रही हैं। यह आदिम जाति सर्वप्रथम इटली में थी, फिर समुद्र पार करके इस ढलवा द्वीप पर आई। अपने दुश्मन के प्रति बढ़ती घृणा के कारण उसका विरोध करने के लिए तथा दुर्गम पहाड़ों के इन जंगली भागों से फ्रांसीसियों को भगाने के लिए जब सभी युवक सेना में सम्मिलित हो गए, तो क्या 19 वर्ष की वह बहादुर लड़की मातृभूमि के लिए लड़ने वाले अपने पति का अनुसरण करके अपने उच्च कुल का परिचय न देती? उसका देश प्रेम, आत्मगौरव व साहस आदि गुण ही तो उसे एक कुलीन स्त्री बनाते हैं। जीवंतता व उत्साह से परिपूर्ण वह व्यक्ति इस महिला को सारी जानकारी देता हुआ कहता है कि शत्रु को पराजित करके समुद्र तट की ओर खदेड़ दिया गया है। उसके बचाव की कोई गुंजाइश नहीं है। पाउली को दूत भेज दिया गया है। कल का दिन हमारे लिए वास्तविक आनंद का दिन होगा। लितिजिया, हम जीत रहे हैं और कार्सिका अवश्य ही स्वतंत्र हो जाएगा। कार्सिका का प्रत्येक नागरिक अनेक संतानों के लिए लालायित है। यह वह भूमि है जहाँ कटार की धार से अभी बदला लिया गया है, जहाँ वेनदेता पवित्र है, जहाँ पारिवारिक झगड़े सैकड़ों वर्षों तक चलते रहते हैं। यहाँ का प्रत्येक पुरुष अनेक संतान चाहता है ताकि उसका वंश बना रहे। यहाँ की महिलाओं ने माँ और दादी माँ से सीखा है कि संतान ही सम्मान का प्रतीक है। तभी तो वह 15 वर्ष की अवस्था में माँ बन गई। परंतु जिस बच्चे का वह इस समय पालन कर रही है, वह उसका पहला बच्चा है। स्वतंत्रता के विचार से उस नवयुवक अधिकारी के चेहरे पर चमक आ जाती है, क्योंकि वह पाउली का पक्षधर व जन नेता है। हमारी संतान अब फ्रांस के शासकों की दास नहीं रहेगी।